शुरू करेंगे अपने टॉपिक से। और टॉपिक का नाम तो आपको पता ही है, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और simplest formula, simplest formula which expresses the simplest ratio of atoms present inside of a molecule। मतलब वो फार्मूला जो हमें एक मॉलिक्यूल के अंदर ये बताएगा कि एटमों की सिंपलेस्ट एटमों का रेशो क्या है, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स कितना बनेगा, क्या होगा। देखें, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कुछ फार्मूले बताए जाते हैं, मोस्ट कॉमन मोस्ट सिंपल, जैसे C6H12O6। आपको पता है ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। इसी तरीके से C6H6, तो आपने दोनों का फॉर्मूला देखा, ग्लूकोज का भी देखा और आपने किसका देखा, बेंजीन का भी देखा। तो यहाँ रेशो ऑफ एटम्स, कार्बन 6 रेशो, हाइड्रोजन 12 रेशो, ऑक्सीजन 6 रेशो। बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन 6 रेशो 6 पर। तो ये तो है मॉलिक्यूलर रेशो, जो हाईएस्ट रेशो होता है। अब अगर इस रेशो को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो समझ लें आप एम्पिरिकल उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें लीस्ट रेशो कहाँ जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, इवन 6 से भी। तो आप हाईएस्ट नंबर पर डायरेक्ट चले जाएं ताकि आपको सिंपलेस्ट रेशो मिल जाए। और ये आपको यहाँ पर रेशो क्या मिला, 1:2:1। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब ये रेशो जो है ये इसका ग्लूकोज का क्या कहलाएगा, ये इसका कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरीके से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:1 आपको मिलता है। मींस कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ किस रेशो से हैं, ये 1:1 से। जी तो बच्चों, जब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए रेशो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एम्पिरिकल फार्मूला इसका वही सिंप्लीफाइड रेशो ही होगा, वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल गया कि हम किसी भी मॉलिक्यूल के रेशो को सिंप्लीफाई करते हैं और वो सिंप्लीफाई हो जाता है, तो फिर समझ लें कि वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर दफ़े हो, कभी कभी इस तरह भी हो सकता है, जैसा कि H2O, जैसा कि CH4, जैसा कि NH3 है। अब इन तीनों को आप देख सकते हैं, तीनों मॉलिक्यूल्स को, इनमें वाटर में 2:1, फिर 1:4, फिर 1:3 है। क्या इस रेशो को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं H2O का? तो आंसर आपका यही है, नहीं। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेम होगा एम्पिरिकल फार्मूला एज वेल एज और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाएं क्या होंगे, ये सेम होंगे। वजह ये है कि इनका एम्पिरिकल रेशो और मॉलिक्यूलर रेशो सेम है, क्योंकि मॉलिक्यूलर रेशो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ऐसे कंपाउंड्स के जिनका मॉलिक्यूलर रेशो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो, एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होगा उनका, और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होगा, सेम होगा। अब आते हैं कि और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इनके। याद रखें कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, मैं किन की बात कर रहा हूँ, आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल, ये याद रखिएगा, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये सेम होगा। क्यों सेम होगा?
क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स जो है ना वो अलग डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में नहीं मिलते, वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं, एक ही क्रिस्टल जिसका पूरा हम सिंपलेस्ट फार्मूला यूनिट लिखते हैं, यही उसका सिंपलेस्ट रेशो होता है और यही जनरली फिर मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि हम इनका मतलब एम्पेरिकल फार्मूला अलग निकालेंगे। वजह अभी आपको बताया कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं, इनका यूनिट जो होता है वो एक क्यूबिक यूनिट भी हो सकता है, कोई और ज्योमेट्रिकल शेप का यूनिट जिसको आप यूनिट सेल कहते हैं, उसमें जो रेशो होगा उसका हम जो रेशो निकालेंगे सिंपलेस्ट, वो उसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। और यही फार्मूला यूनिट एम्पेरिकल भी है और मॉलिक्यूलर। आप इनको अलग मल्टीप्लाई या इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको कंपाउंड्स मिले उनका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हाउ टू कैलकुलेट। आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला किस तरह कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें याद रखना है इनके अलग अलग क्या होंगे, डिफरेंट स्टेप्स होंगे, याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, टू डिटेक्ट आउट द एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स भी लिख सकते हो या फिर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, टाइप ऑफ एलिमेंट्स present in an unknown sample। एक अननोन सैंपल है, उसमें आपने क्या करना है, देखना है जो सैंपल, जो चीज़ आपको मिली है टेस्ट करने के लिए, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे सैंपल। क्या कहेंगे, इसको सैंपल कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका जो है वो ये है कि आपने टाइप ऑफ एलिमेंट्स को देखना है कि प्रेजेंट हैं किसमें, अननोन सैंपल, जिसका आप एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां आपको एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है आपने उसका क्या करना है, सबसे पहले टाइप ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद नंबर टू में क्या करना है, टू कैलकुलेट। अब आपको कैलकुलेट करना है द मास ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सैंपल, या अननोन कंपाउंड भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है, किसका, अलग अलग एलिमेंट का, टाइप ऑफ एलिमेंट जो है उनका मास आपको कैलकुलेट करना है। याद रखें, रिमेंबर स्टेप्स जो हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ये कौन से हैं, ये एक्सपेरिमेंटल हैं। कौन से स्टेप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आप और मैं नहीं कर सकते, ये सिर्फ लेबोरेटरी में किए जा सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, इनके सैंपल्स लिए जाते हैं। ये 2 स्टेप हम कैलकुलेशन में हम नहीं कर सकते। ये अगर हमने करने हैं तो हमें उसके लिए लैब मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा, लेबोरेटरी टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा, तब ये स्टेप आप कर सकते हैं। चलें, 2 स्टेप आपने कर लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप नंबर आपके पास होगा स्टेप नंबर 3, वो है टू कैलकुलेट। अब आपको कैलकुलेट करना है दी परसेंटेज। क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन अननोन कंपाउंड। अननोन कंपाउंड है
उसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, उसमें परसेंटेज आप निकालना चाहते हैं हर एक एलिमेंट की अलग अलग। तो ये कैसे निकालेंगे? अब ये हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कुछ इस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और आसान हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखोगे मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मास इन कंपाउंड, कंपाउंड में कितना मास है उसका, ये रखा इनटू क्या कर दिया 100। नजर आ रहा है आपको जी? तो इसको आपने इनटू करना है, किसके साथ आपने इसको इनटू करना है, इनटू 100, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसको डिवाइड करना है किससे, मास ऑफ सैंपल, जो आपको सैंपल मिलेगा उसके मास से आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज, हर एक की परसेंटेज निकालेंगे हर एक एलिमेंट की। तो उसके बाद याद रखें जितने भी एलिमेंट्स की परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लें तो ये ध्यान में रखिएगा कि 2 3 4 जितने भी एलिमेंट्स हैं परसेंटेज आपने निकाल ली, तो अब इन सब की परसेंटेज का टोटल एग्जैक्टली कितना हो, 100। अगर 100 आता है तो समझ लें आपकी कैलकुलेशन सही है। अगर परसेंटेज एग्जैक्टली 100 नहीं आती तो समझ लें आपकी कैलकुलेशन में एरर है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? स्टेप नंबर 4 कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है क्या, दी मोल रेशो। क्या कैलकुलेट करना है आपने, मोल रेशो आपने कैलकुलेट करना है किसका, ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का आपने मोल रेशियो निकालना है प्रेजेंट इन ए सैंपल, सैंपल में वो मौजूद है कितना। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे, यहां रखेंगे, सॉरी मोल रेशो, सॉरी ठीक है। तो हमने अगर मोल रेशो निकालना है एलिमेंट का, ऊपर रखेंगे स्टेप नंबर 3 में जो परसेंटेज आपने कैलकुलेट की वो रखेंगे, ठीक है। और डिवाइड करेंगे एक एटम के, उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास, मतलब एक एटम के, भले यहाँ 10 हो कंपाउंड में, आपने एक एटम का जो एएमयू में मास होगा वो रखना है, एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। वो वैसे तो लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। स्टेप नंबर 5 में क्या है, टू कैलकुलेट। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, डी नंबर ऑफ एटम्स इन एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो हमें सैंपल मिला था उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स, हमने नंबर ऑफ एटम्स रखना है इन एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला में इसका क्या होना चाहिए, ये देखते हैं। यहां रखेंगे जो हमने स्टेप नंबर 4 में मोल रेशो किसका निकाला था, एलिमेंट का, वो रखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे किससे, इनमें से जो सबसे कम से कम क्या होगा, मोल रेशो होगा, उससे आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। मतलब आपको सबसे पहले मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट निकालना है, उसके बाद फिर आपने जो देखना है कि जो सबसे कम इनमें से हो, उससे अगर इक्वल है तो किसी से भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखें हमारे कैलकुलेशन बेस्ड स्टेप्स जो हैं वो टोटल कितने हैं, वो हमारे पास हैं
स्टेप नंबर, ये बस ये याद रखिएगा, स्टेप्स जो हैं कौन कौन से हैं, 3, उसके बाद स्टेप 4 और स्टेप 5, ये हमारे कैलकुलेशन बेस्ड स्टेप्स हैं। दो जो थे वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थे और ये कौन से हैं, कैलकुलेशन बेस्ड स्टेप्स हैं। एम्पेरिकल फार्मूला के कुछ हम कैलकुलेशंस के बारे में, और कैलकुलेशंस कैसे किस तरह की जाती हैं, स्टेप्स कौन से होंगे, स्टेप्स आपने कर लिए हैं। अब इन स्टेप्स में हम कैलकुलेशन को यूज़ कैसे करेंगे, फार्मूला क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे, जो आपने स्टेप्स लिखे थे वो किस तरह होंगे। तो हमारी कैलकुलेशंस यहाँ से शुरू होंगी। ठीक है, हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1। सबसे पहले आप इसके न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आप कैसे हल करेंगे। अब इसमें पहला जो आपका न्यूमेरिकल होगा जो आपको दिया गया है वो है बाय परफॉर्मिंग टेस्ट, मतलब टेस्ट किए गए, बाय परफॉर्मिंग टेस्ट इट वाज फाउंड that it was found that a an unknown compound contained कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स थे, कंटेंड Mg, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। टेस्ट किए गए और ये पता चला कि जो सैंपल है, जो कंपाउंड का अननोन सैंपल है, उसमें दो किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक मैग्नीशियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। ठीक है, बाय ऑल्सो, ये था नंबर 1, पहला स्टेप आपको मिल गया। अब दूसरा, क्योंकि 2 स्टेप आपको बताया था एक्सपेरिमेंटल होते हैं, तो इस वजह से हमें ये 2 स्टेप चाहिए। बाय ऑल्सो परफॉर्मिंग टेस्ट, और ये भी परफॉर्म करने से पता चला, परफॉर्मिंग टेस्ट किए गए, दैट के कंपाउंड, या फिर आप यूं कह सकते हैं कंपाउंड पूरा अगर आप ना लिखें तो आप यूं लिखेंगे, टेस्ट से ये पता चला कि इट कंटेंट, ये मुश्तमिल था किस पर, तकरीबन ये था 1.6 ग्राम जो थे इसमें Mg मैग्नीशियम के थे, एंड 2.4 ग्राम्स जो थे वो किसके थे, ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम जो था वो 1.6 ग्राम था और 2.4 ग्राम्स किसके थे, ऑक्सीजन के थे। तो अब ये कह रहा है कि फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको इसका क्या मालूम करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम करना है। आपको 2 स्टेप मिल गए। नंबर 1 पहला स्टेप आपको मिला कि टाइप ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं, फिर इनका मास कौन सा है, और उसके बाद आपको एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है। तो अब यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा में आपको पता है हर न्यूमेरिकल हल करने से पहले आप डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर कलेक्ट करेंगे किसको, एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक है मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन है। उसके बाद अगर हम मासेस की बात करें तो मास ऑफ Mg, मैग्नीशियम आपको मिला हुआ है 1.6 ग्राम्स आपको मिला हुआ है, और उसके बाद आपको मास मिला है किसका, ऑक्सीजन का, ये है 2.4 ग्राम्स मिला हुआ है। ये 2 एलिमेंट्स का आपको मास जो है ये मिल गया। अब हम इसी डेटा से आगे प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों 2 स्टेप आपके एक्सपेरिमेंटल हो गए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। यहाँ पर याद रखें, जब आपको दोनों, फर्ज करो सैंपल का मास नहीं मिला हुआ, तो जो आपको एलिमेंट्स का मास मिला है इनको प्लस कर लें, तो ये हो जाएगा 10, कैरी 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एग्जैक्टली। अब आपको सैंपल का मास जो है ना वो कितना मिल गया, सैंपल मास जो है इसको
हम जनरली 4.0 ग्राम्स करेंगे। तो ये सैंपल का हो गया। ना मिला हुआ हो तो एलिमेंट्स के मासेस को प्लस कर लो। तो यहाँ तक आपकी डेटा हो गई। अब स्टेप नंबर 1 और 2 तो आपके हो गए, एलिमेंट का मास अलग हो गया और दोनों हो गए। अब जहां तक डेटा मिली हुई है उससे आगे आपने प्रोसीड करना है। तो मास आपको मिल गया। नाउ द स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 से आप शुरू करेंगे और वो कौन सा है, वो है परसेंटेज। तो पहले परसेंटेज निकालेंगे किसकी, mg, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का 1.6 जो है ये आपको पता है क्या है, ये इसका मास है। आपको पता है ना फार्मूला कौन सा है, स्टेप आपने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ एलिमेंट इनटू क्या कर दोगे 100 डिवाइड करोगे मास ऑफ सैंपल। अब देखो सैंपल का मास यहाँ कितना है 4.0 ग्राम है। आपने डिवाइड किया 25 बना तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिकम्स इक्वल टू 60%। तो परसेंटेज आपको कितनी मिली यहाँ पर 60% मिला। फिर इसी तरीके से आपने परसेंटेज ऑक्सीजन की निकाली, 2.4 आपको मिला। 100 जो था ये इसका टोटल मतलब इनटू फार्मूले के मुताबिक आपने किया, 4 मास ऑफ सैंपल था, डिवाइड किया 25। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2.4 से तो 40% आया। अब इन दोनों की परसेंटेजेस को आपस में क्या करें, प्लस करें। अगर आपके परसेंटेज जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी परसेंटेज का टोटल आपके पास एग्जैक्टली 100 आता है तो समझ लें कि आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन सही है, ठीक है, दुरुस्त है। पर अगर आपकी ये मतलब परसेंटेज का टोटल एग्जैक्टली 100 नहीं आता तो समझे आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन में कोई एरर है, तो उसको आपने ठीक करना है। तो यहाँ तक परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर ली। जब आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे तो परसेंटेज के बाद आप स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। और स्टेप नंबर 4 आपका कौन सा है, गुड, इसको आप कहते हैं मोल रेशो। तो आप मोल रेशो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज और उसके बाद डिवाइडेड एक ही जिस एटम का आप निकाल रहे हैं उसका क्या रखेंगे, एटॉमिक मास रखेंगे। तो यहाँ पर आप मोल रेशो निकालेंगे किसका, मैग्नीशियम Mg का। तो इसकी परसेंटेज थी 60 और एटॉमिक मास था 24। मैग्नीशियम का 24 एटॉमिक मास है। तो आपने डिवाइड किया तो ये तकरीबन 24 तो 48, बाकी आपके बचते हैं 12 और उसको आपने पॉइंट दे दिया तो ये हो गया 125 से किया आपने 2.5 मोल्स आपको आंसर मिला। ठीक है, अब आपने परसेंटेज किसकी कैलकुलेट, मोल रेशो किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो इसकी परसेंटेज है 40 और 16 एटॉमिक मास है, 216 द 32 और उसके बाद बाकी 8 बचे नहीं, पॉइंट दिया 80 हो गया, 516 द 80 मोल्स। तो अब आपने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया 2.5 मोल्स, दोनों का एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है। तो परसेंटेज भी हो गई, मोल रेशियो भी हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर सिंपल लास्ट स्टेप करना है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एम्पिरिकल फॉर्मूला। जी, तो अब इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखते हैं ये किस तरह होगा। तो सबसे पहले ये भी फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, एटम्स, मैग्नीशियम के एटम्स हैं इन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो वो किस तरह निकालेंगे, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो। लीस्ट मतलब इसमें जो कम से कम हो। तो हमें पता है सबसे पहले हम मैग्नीशियम का मोल मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हैं, तो इसका 2.5 था और लीस्ट भी कितना है 2.5, आपने डिवाइड किया आंसर क्या आया 1 आ गया। तो इसका मतलब एम्पेरिकल फार्मूला में मैग्नीशियम कितने होंगे 1 एटम होगा। फिर एग्जैक्टली हम ऑक्सीजन का करेंगे तो ये भी 2.5 डिवाइड करेंगे 2.5, आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ आपने एम्पेरिकल फार्मूला को किस तरह कैलकुलेट की कर लिया, यानी मैग्नीशियम का भी एक एटम, देखें मोल रेशियो 1 आया और इसका भी 1, तो आपने यहाँ पर कर दिया MgO, एक ऑक्सीजन और एक एटम किसका, मैग्नीशियम का। तो ये है जनरली हमारा एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का मेथड। तो हम और प्रॉब्लम भी लेते हैं इसमें।
जी। तो हम अभी एक और प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा। उसमें हमें क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेप है और उसके मदद से आप और भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, वो ये है कि इन केस आपको एलिमेंट्स तो मिले हुए लेकिन आपको एलिमेंट्स का अलग से मास नहीं मिला हुआ, तब आप क्या करेंगे। और एलिमेंट्स जो हैं, कोई भी एटम है किसी कंपाउंड में, उसके जितने भी मतलब एटम हैं एलिमेंट के, उनका मास आप कैसे निकाल सकते हैं। तो हम इसी से नेक्स्ट एक और एम्पेरिकल फार्मूला के लिए प्रैक्टिस के प्रॉब्लम हल करेंगे। अब ये कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपके पास यानी लिखा होगा सिर्फ होगा 1.673, ठीक है। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है कि उसका वो कंपाउंड जनरली उसको आप कहते हैं जिसमें कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन सेकेंडरी होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ 1.367 ग्राम्स, तो कंटेनिंग ये मुश्तमिल है, ठीक है, कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, कार्बन और इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ये कार्बन हो गया। अब इनके बारे में ये कह रहा है कि ऑन कंबस्शन, जब इसको जलाया गया, इट प्रोड्यूस 1.640 ग्राम ऑफ क्या दिया, स्टीम, ये प्रोड्यूस किया। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट करें इट्स एम्पेरिकल फार्मूला EF। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जिसका मास है 1.367 ग्राम्स है और उसमें एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये जब कंबशन इसकी हुई तो इसने प्रोड्यूस किया 3.004 ग्राम्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 1.640 ग्राम किसके प्रोड्यूस किए, स्टीम के। और अब ये पूछा है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। पहले डेटा आएगा, तो डेटा में सबसे पहले आप लिखोगे मास ऑफ कंपाउंड। तो आपको मास ऑफ कंपाउंड जो मिला है वो 1.367 ग्राम्स मिला। उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसके बाद इसने जो कंपाउंड प्रोड्यूस किया है पहला वो है कार्बन डाइऑक्साइड और इसका मास है 3.004 ग्राम्स, ठीक है। और नेक्स्ट इसने दिया है स्टीम, और स्टीम कितना दिया है, 1.640 ग्राम्स दिया है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट में यही लिखना है मास ऑफ स्टीम H2O। यहाँ जलने का अमल हो, जब भी कंबशन हो तो फिर याद रखें वहाँ स्टीम बनती है और एयर, ऑक्सीजन वहाँ रिक्वायर्ड होती है। अब ये कह रहा है कि इसका EF क्या होगा। हमने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड में से मास मालूम करना है किसका, कार्बन का। कार्बन है पहला एलिमेंट, ये निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में से, इसका मास निकालें। फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन है, ये स्टीम में से हम कैलकुलेट करें। ऑक्सीजन आप देखें दोनों में कॉमन है, याद रखें जो कॉमन एलिमेंट है उसके मास कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने उसका क्या करना है, उसके लिए आपको जनरली परसेंटेज के स्टेप में इन दोनों की परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लें, हर मतलब इनकी। अब ये जो कॉमन एटम है ये 100 में से दोनों की परसेंटेज प्लस करके कॉमन की जो अब बाकी बचेगी वो इसकी कहलाएगी, वो कॉमन की हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, बस एक ही स्टेप हमारा नया होगा, चेंज होगा, बाकी सब स्टेप क्या हैं वो सेम हैं। तो हम मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ लिखोगे मोलर मास, जितने एटम हैं उनका मास, मोलर मास ऑफ कार्बन इनटू, ठीक है, जो आपको मास यहाँ ग्राम्स में मिला हुआ था
वो रखोगे मास ऑफ कंपाउंड। क्या रखोगे? मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड जो आपको मास मिला वो रखोगे इन ग्राम्स। ठीक, अब इस वैल्यू को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। पूरी कंप्लीट वैल्यू को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे? इसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास से। यहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ था, लिहाजा अब कार्बन का मास देखें, कितने कार्बन के एटम? एक हैं, तो एक का मोलर मास है 12 ग्राम्स। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली हुई थी 3.004 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 है, 0.819 ग्राम्स आ गया। अब हम नेक्स्ट इसी तरीके से फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया मोलर मास एक एटम का, फिर मास ग्राम्स में था, फिर डिवाइड किया उसको, ये आ गया। चलें अब आते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा कंपाउंड है? नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है वाटर। इसमें से आपने कैलकुलेट करना है क्या? मास ऑफ हाइड्रोजन इन स्टीम। यहाँ स्टीम पढ़ेंगे, H2O वाटर नहीं है, 2 एटम है तो 2 ग्राम्स आपने लिखा और इसका मास था 1.640 और आपने इसको डिवाइड करना है किससे? 18 से। किससे? तो जब आप इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.18 ग्राम्स। कितना आंसर आएगा? 0.18 ग्राम्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चले अब मतलब इस तरह कर सकते हैं 1 और ये फिर 9, इससे डिवाइड करोगे 0.18 आ जाएगा। अब हमें कार्बन और हाइड्रोजन का मास मिल गया। बस ये पहला स्टेप था जो आपको चेंज करना था, जो आपने चेंज किया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे वही सेम तरीका, परसेंटेज, फिर मोल रेशो वगैरह। अब सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मास जो अभी आपने निकाला 0.819 इनटू क्या करोगे? 100। आपको कंफर्म है, पहले आपको न्यूमेरिकल में बताया था, मास लिखा इनटू 100, ये कांस्टेंट है। और उसके बाद अब सैंपल का जो मास था 1.367 ग्राम। तो आपने इसको जब डिवाइड किया तो आपका आंसर आया ये 59.9। आपने इसको राउंड ऑफ करके 60 ये कर सकते हैं। अगर 9 आता है पॉइंट के बाद या 8 आता है, राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप क्या करोगे? मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमें मास मिला हुआ था 0.18। अब इसको हमने किया 100 से और डिवाइड किया किससे? 1.367 से। तो आपको आंसर क्या मिला? आंसर आपको यहाँ मिलेगा 13.16%। क्योंकि 1 है, राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, करोगे तब भी 13 आएगा, 13 लिखोगे कोई हर्ष नहीं है, एग्जैक्ट लिखो तब भी ठीक है। अब इन दोनों की परसेंटेज को हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, तो ये बनेगा 73.16%। ये 2 की परसेंटेज हो गई। अब हमें आसान हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? नाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज अब कैलकुलेट करेंगे तो उसका तरीका आपको बताया था, थर्ड एलिमेंट है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ लिखोगे 100 माइनस ये वाली परसेंटेज। ये किसकी है? कार्बन और किसकी है? हाइड्रोजन की। तो हमने इसमें से 100 में से माइनस किया 73.16%, तो हमारा आंसर आया 26 कितना? 9 और 4। तो चूंकि 9 आ रहा है, हम इसको राउंड ऑफ करके 27% लिख सकते हैं। तो बच्चों परसेंटेज तक आपको समझ में आ गया। परसेंटेज का फार्मूला वही है, मास इन ग्राम्स जो है एलिमेंट का 100 और सैंपल का मास जिसमें से वो प्रोड्यूस, जिसमें वो मौजूद है। ठीक है, बाकी वो प्रोड्यूस जो कर रहा है वो मास यहाँ नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ आपको एलिमेंट का मास निकालने के लिए। तो थर्ड कॉमन का इस तरह निकाल लेते हैं। चलें, अब ये हो गया, हमें मिल गई परसेंटेज। पर किसकी परसेंटेज मिली? हमें तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज मिल गई। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे? स्टेप नंबर 4 में वो है मोल
रेशो। गुड, मोल रेशो याद है आपको, परसेंटेज के बाद नेक्स्ट स्टेप मोल रेशो। मोल रेशो आप सबसे पहले किसका कैलकुलेट करोगे? कार्बन का। तो मोल रेशो में क्या करते हो? परसेंटेज और डिवाइड करोगे किससे? एटॉमिक मास से। मैं यहाँ इसका एक का लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ लेंगे। तो कार्बन की परसेंटेज थी 60 और इसका एटॉमिक मास है 12। एक एटम के मास से आपने डिवाइड किया, 5 मोल्स आपको मिल गए। कितने मोल्स मिल गए? 5 मोल्स। अब हम नेक्स्ट में आते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज थी 13.16, हमने डिवाइड किया इसको 1 से, एटॉमिक मास है 13.16 मोल्स ही आपको मिलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो थी 27, हमने 16 से इसको डिवाइड किया, तो हमें आंसर मिला 1.6 आता है। बहरहाल यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसमें पॉइंट के बाद आपका आंसर 4-5 आ जाए, नथिंग, कोई हर्ष नहीं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो ये है 5, ये है 13 और ये 1.6, तो मालूम हुआ कि ऑक्सीजन का मोल रेशियो सबसे कम है, यानी ये लीस्ट मोल रेशियो है, लीस्ट है, सबसे कम है। इसी से हम अब बाकी एलिमेंट्स के मोल रेशियो को डिवाइड करेंगे, हमें नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। मोल रेशियो के बाद नंबर ऑफ एटम्स क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन एम्पेरिकल फॉर्मूला। बस मैं आसान करके लिख रहा हूँ, ऐसे वो कोटेंट, स्मॉल कोटेंट, लार्ज कोटेंट लिखते हैं, हर्ष नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। पहले कार्बन, तो कार्बन का मोल रेशियो था 5, लीस्ट है 1.68, आप डिवाइड करते हो तो आपको आंसर कितना मिलता है? दैट गोज टू 3 मिला आपको आंसर, 3 एटम्स, ये एटमों की तादाद है, ठीक है। फिर आपने किसका है? हाइड्रोजन का करना है। हाइड्रोजन का है 13.16 और लीस्ट है 1.68, तो आपने इसको डिवाइड किया, आंसर आपको तकरीबन मिलेगा 8 एटम्स, ठीक है। और लास्ट ऑक्सीजन का तो आप जानते ही हैं, अब मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ऑक्सीजन का है 1.68 और यही लीस्ट भी है 1.68, हम इसको डिवाइड करते हैं, आंसर हमें मिलता है 1 एटम जी। तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना इसका? लिहाजा हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला कार्बन 3 एटम्स, हाइड्रोजन 8 एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ये है बच्चों इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपने क्या किया? मोल रेशो रखा, डिवाइड किया लीस्ट से, आपको क्या मिला? उसका फाइनली एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हैं? आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम मिलेंगे उनमें बस यही होगा कि आपको मास ऑफ एलिमेंट्स तो मिला हुआ है, तो फिर तो आप वही स्टेप करेंगे। याद रखें, अगर आपको परसेंटेज तक न्यूमेरिकल मिला हुआ है तो उससे आगे करें, अगर आपको मोल रेशो तक मिला हुआ तो उससे आगे, जितनी डेटा आपको मिली हुई है उससे आपने आगे जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं हर दफ़े आप स्टार्टिंग से शुरू करें मास ऑफ एलिमेंट, भले आपको परसेंटेज मिली हुई है, कभी भी नहीं। परसेंटेज मिली हुई है तो परसेंटेज के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, मोल रेशो मिला हुआ है तो अब उससे पीछे नहीं जाओगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। तो इस तरह आपने उनको हल करना है। असाइनमेंट में 1-2 प्रॉब्लम है वो आप हल करेंगे। वैसे मैं असाइनमेंट का पूरा एक और लेक्चर आपको न्यूमेरिकल्स का, चैप्टर के आपके टॉपिक जब ख़त्म होंगे ये आपका मौजूद है, ये आप देखेंगे इसमें। और अब काम की बात ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर में आपने क्या करना है? चेंज करना है। एंट्री में आते हैं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन किस तरह के होंगे? वो इस तरह होंगे कि आपको एम्पेरिकल फार्मूला मिला हुआ है, अब आपको क्या मिलेगा? सिर्फ एम्पेरिकल को मॉलिक्यूलर में चेंज करना है। तो उसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि द एम्पेरिकल
फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, किसका फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज का, इज क्या है, CH2O, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। एंड दी, यहां एंड के बजाय अगर हम लिखें इफ n इज इक्वल टू 6 देन n इज इक्वल टू 6 देन फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। MF आपको पता है किसको आप कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जब हमें n की वैल्यू मिल जाए, यहां लिखोगे डेटा, डेटा में सबसे पहले EF ये मालूम करना है, सॉरी मिला हुआ है, और कितना मिला हुआ है, CH2O, n की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब हमने MF क्या करना है, मालूम करना है। तो बच्चों जब भी n मिल जाए बस इसको हम इस तरह हल करते हैं। इसका तरीका ये है, हमेशा n की वैल्यू मिल जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इनटू n, क्या कर दोगे, n से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू रखी और फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना था, EF था CH2O, यहाँ n की वैल्यू कितनी थी, ये थी 6, तो आपने यहाँ पर रख दी। अब देखते हैं कि हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिलता है। हमने इसको हल किया, सॉल्व किया, यहाँ अगर कुछ भी ना हो तो आप 1 रख सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया आपने, 1 6 6 या 6 1 6, फिर 2 6 12 और 1 6 6। तो बच्चों ये था ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या था ये, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरह आप किसी भी कंपाउंड का अगर n एम्पेरिकल मिला हुआ है और आपको मॉलिक्यूलर कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, n की वैल्यू को उससे कोटेंट के बाहर आपने ब्रैकेट के बाहर रखे, इनसे आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा डिटेल में एक टॉपिक एम्पेरिकल फार्मूला का, और आपको पता है कि कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके लिए फिर आएंगे और उसमें भी कैलकुलेशंस आपकी होंगी और उसके बाद आपकी डिटेल्स भी होंगी और हम उसमें देखेंगे कि हमें कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।